किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता? तो वो 66.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ जो है उसे कहा जाता है। और आर्कटिक वृत्त जो है वो कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है, जो ग्रेट बिरियर झील से गुजरता है। यानी आर्कटिक वृत्त कहाँ है? वो कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है, वो ग्रेट बियर झील से गुजरता है। और ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट एडियम अवस्थित है, जो यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ को। पहला हमारा प्रश्न था हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। कब? 1543 ईस्वी में। इन्होंने कहा है कि जो सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः कितने अंश का अनुसरण करती है? यानी ऑप्शन नंबर, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रशांत के से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 180 अंश। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा भी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सॉरी आप लोग थोड़ा एक ज़रूरी कॉल आ गई थी इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमने देखा तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 180 डिग्री देशांतर है, जिसे जो है मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो सामान्यतः कितनी है, 180 अंश, या ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली रेखा है। अगर हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है, यानी माना कि इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर की ओर अगर वो चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा अगर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है। याद रखें, जब माना कि हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ है, राइट, ये हमारा एस है। अगर हम इधर देखें तो ये हमारा वेस्ट है, और इधर देखें तो ईस्ट है। तो जब ये वेस्ट से डब्ल्यू से ई, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जब कोई चलता है तो क्या है, जब यह पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलता है तो एक दिन कम हो जाता है। तो कैसा क्या हो जाता है, एक दिन माइनस होता है, -1 हो जाएगा। और अगर यही अगर जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। जब व्यक्ति जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ब्रह्म ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म ग्रह है, तो हमारा इसमें कौन सा ब्रह्म ग्रह के रूप में पूछा जा रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस जो है वो ब्रह्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनस को अगर हम देखें तो हिंदी में अरुण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अरुण। अरुण, यूरेनस को अरुण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ब्रह्म ग्रह जो है वो यूरेनस को कहा जाता है। सौर मंडल में अगर देखें तो आंतरिक एवं बाह्य, जिसे हम बाहरी ब्रह्म जो लिखा है यहाँ, ये बाह्य के रूप में भी है, यानी आंतरिक और बाहरी जो ग्रह होते हैं वो होते हैं। अगर हम देखें तो जो बृहस्पति, शनि और अरुण, यूरेनस जिसे हम बोलते हैं, वरुण, ये सब कैसे हैं, वाह्य ग्रह हैं। कैसे हैं, वाह्य ग्रह हैं। और अगर हम देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं। यानी अगर हम क्रमशः देखें, अगर सूर्य से नजदीक की ओर से देखें तो अगर हम क्रमशः देखें, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये कितने जो हमारे 4 ग्रह हैं वो हमारे एक आंतरिक ग्रह के रूप में है। मैं एक आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहेंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। इसके बाद सूर्य के बाद ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जैसे मरकरी, वीनस, ईर्थ और मार्स, जो ये हमारे सभी हैं वो क्या है, एक आंतरिक ग्रह। कैसे हैं, यह एक आंतरिक ग्रह है। और अगर हम यही देखें, जैसे बृहस्पति जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, शनि ईस्टर्न के नाम से जानते हैं, यूरेनस जिसे अरुण के नाम से भी जाना जाता है, वरुण,
ये सब हमारे कैसे हैं, बाह्य ग्रह हैं, तो इन्हें हम बाहरी ग्रह के रूप में जानते हैं। तो हमने समझा कि मरकरी, वीनस, बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ और मार्स को मंगल, ये सब हमारे 4 ग्रह जो हैं वो कैसे ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और जो हमारे 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं। टोटल हमारे ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। तो जैसा कि आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी का घूर्णन जो है लगभग कितने दिनों में पूरा करती है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितने दिन में पूरा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 24 घंटे होते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 आवर्स जो है वो पृथ्वी एक घूर्णन, यानी पृथ्वी एक चक्कर अपनी धुरी पर जो पूरा करती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। जब पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में जो पूरा करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा करती है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे चलती है, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, याद रखें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। और 1610 किलोमीटर यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल यानी प्लेन ऑफ ऑर्बिट जो होती है, पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 23 सही 1/2 का कोण बनाती है। याद रखें पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितने अंश झुकी है, वो 23.5 अंश झुकी है, तो उतने ही अंश का कोण बनाती है। और जो अपने पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसकी अगर गति की बात करें तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जो कि 30 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी का एक जो घूर्णन समय है वो 24 घंटे में अपनी धुरी पर पूरा कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने ही स्थान पर सेल की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अपने ही स्थान पर सेलों का विघटन और अपघटन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अपने ही स्थान पर जब सेलों की विघटन और अपघटन होती है तो उस प्रक्रिया को हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपक्षय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपने स्थान पर सेलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया को अपक्षय के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, और अगर अपरदन क्रिया के अंतर्गत गतिशील अवकरणों द्वारा जो शिलाखंडों का स्थानांतरण होता है तो वो अपरदन के अंतर्गत 3 क्रियाओं से सन्निहित होती हैं, एक परिवहन, एक अपघर्षण, एक निक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कड़कामय यानी क्वेश्चन नंबर 8, कड़कामय विघटन का एक उदाहरण है, यानी इनमें से किसका उदाहरण है कड़कामय। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यांत्रिक अपक्षय। क्या हो जाएगा, यांत्रिक अपक्षय। तो जो कड़कामय विघटन है वो एक यांत्रिक अपक्षय का एक उदाहरण है। और यांत्रिक अपक्षय हमारा 1 नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यांत्रिक अपक्षय होता क्या है कि जब कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं अतः उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण की क्षमता भी अलग अलग होती है तथा उनका फैलाव भी अलग अलग होता है, तो परिणाम स्वरूप चट्टानें जो है वो छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती हैं। तो उसे हम कणकामय विघटन के रूप में
जानते हैं, और कड़का में विघटन है वो यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। तो अंतर्जनित बल क्या होता है, तो इसका हमारा अगर देखें तो जो अपरधन है वो एक अंतर्जनित बल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतर्जनित बल क्या होता है, जब अपरधन जो है अंतर्जनित बल नहीं है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, यानी जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं, तथा सतह पर असमानताओं को जन्म भी देते हैं, उन्हें हम अंतर्जात बल भी कहते हैं। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तथा इस तनाव को जो है वो मूलक बल कहते हैं। यानी जब दो विपरीत दिशाओं में जब कार्य करता है बल, तो उसमें एक तनाव की स्थिति होती है, उस तनाव की स्थिति को हम क्या कहते हैं, मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल पर भ्रंश, दरार तथा चट्टानें आ जाती हैं। साथ ही इस बल के द्वारा अवरोधक पर्वत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाता है, अंतर्जनित बल नहीं है, वो है अपरधन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है। यानी ऊर्ध्वाधर जो संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा जो है वो क्या कहलाता है। उसका हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइक। डाइक जो है वो ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाले एक ठोस होने वाला मैग्मा है जो डाइक कहलाता है। और डाइक में मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है। कैसा होता है, परतों के लंबवत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा एक हो जाएगा, यानी डाइक इसका राइट आंसर। पीड़ पीड़मांट मैदान द्वारा बनते हैं, यानी पीड़मांट जो मैदान है वो किसके द्वारा बनते हैं। तो पीड़मांट जो मैदान है वो किसके द्वारा बनते हैं, वो एक नदी के द्वारा बनते हैं। ऑप्शन नंबर 11 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, यानी नदी के द्वारा जो है वो बनते हैं। नदी के जब निक्षेप द्वारा निर्मित मैदानों के मुख्य रूप से जो जलोढ़ मैदान कहा जाता है, यानी नदी के निक्षेप द्वारा जो निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। जब कई जलोढ़ जो है पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप हो जाते हैं तो एक मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम गिरपद जलोढ़ मैदान या पीडमांट एलुवियल प्लेन के नाम से जानते हैं। इसे हम गिरपद जलोढ़ मैदान भी कह सकते हैं, पीडमांट का मैदान भी कह सकते हैं, पीडमांट एल्बिलियर प्लेन भी से कहा जाता है। भारत में हिमालय पर्वत की जो निचली तलहटी में जो होता है वो पर्वत के पाद के पास बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से निर्मित इस तैर के मैदान को जो है वो क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मध्य कपासी का एक उदाहरण है, मध्य कपासी का जो है एक उदाहरण है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य कपासी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य मेघ, यानी मध्य कपासी का एक उदाहरण है, वो क्या है, मध्य मेघ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बादलों का प्रकार है। तो मध्य जो कपासी मेघ है वो यानी अल्टो कॉम्बलस क्लाउड्स जो है वो स्त्री कपासी बादल तथा स्त्री बादल का मध्य मेघ का उदाहरण है। यानी मध्य कपासी मेघ, स्तरी बादली कपासी बादल और स्तरी बादल जो है वो मध्य मेघ का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है हमारा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर है। तो कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है किस पर आधारित है, वो है वर्षा और तापमान पर। किसके पर आधारित है, वर्षा और तापमान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा और तापमान पर आधारित है। कोपेन ने जो है 1900 में विश्व की जलवायु का एक वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जो सन 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन एवं परिमार्जन किया था। कोपेन ने पुनः 1931 तथा 1936 में अपनी जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, यानी ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, जब उष्ण और हल्की वायु जो है ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी ओर ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र कहलाता है। यानी कौन सा वाताग्र कहलाता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा उष्ण वाताग्र। यानी जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे अधिक गहरी वायु से के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरे ओर चढ़ जाती है, तो उसे हम उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। उष्ण वाताग्र का जो ढाल होता है वो 1:100 से 1:400 तक के मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जो है वो यानी इसके जो प्रतिपादक हैं बी वर्कनीज है। कौन है, बी वर्कनीज, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट है। बी जर्कनीज जो है वो बर्कनीज द्वारा किया गया था, और इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत अथवा बर्गेन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाताग्र किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। वाताग्र जो है वो तापमान, गति दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में दो विपरीत गुणों वाली जो वायु राशियों के बीच ढलुआ सतह सामान्य तौर पर वाताग्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या निकला, वो वी जर्कनी जो है वो हमारा करेक्ट